to learn a lot. In today's session, we will be focusing on content writing and email marketing. ये as a center head मुझे पता है कि सारे बच्चों का soft corner है. चैट जीपीटी ने आकर और बाकी AI tools ने आके हमारी लाइफ थोड़ी आसान कर दी है. But still, I have a lot of students जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं मैम ये ठीक है पोस्ट के लिए, ये मेल हम रिप्लाई करें या ये भी पूछते हैं कि ये मेल हमारे पास आई है, इसका क्या मतलब है. So I am very grateful to our speaker today, जिन्होंने ये टाइम निकाला. Miss Mehakdeep Kaur, she's the CEO of 99 Bagels, who has actually taken this time out to address our audience and address this important topic for us. So, ma'am, thank you very much. I really appreciate you giving us all the time and addressing our students. Over to you, ma'am. Great. So first of all, good morning everybody. I hope everybody is excited for the session and I'll go through the basic pointers. मैंने एक presentation तैयार की है जिसके through I'll try to help you out as far as content writing and email marketing is concerned. And उसके बाद कुछ भी questions हो, कुछ भी doubts हो, आपने थोड़े तो already मुझे बता दिए हैं chat box में अभी पहले. And we can address those as well and देखते हैं कि हम कैसे best साथ में मिलके ये problem solve कर सकते हैं. So I'm just going to share my screen. मुझे please बता देना once you guys are able to see it. Is it visible? हाँ जी मैम, your screen is visible. All right, great. So, of course, as you know, topic हमारा आज content writing है and why I've written content writing 101 is because we'll tackle the basics क्योंकि सबसे important चीज content writing में यही है to keep it simple, to keep it basic, to understand कि हमारे जो core ideas है, core principles है, अगर वो आप समझ लेते हो content writing में, तो usually the process becomes much simpler, right? So content writing आज की जो मेरी presentation है, I have divided into two parts. So पहला जो हमारा content writing digital marketing की side होता है, so which is your posts, your captions, your ad copies, etc. वो सारा digital marketing वाली domain में रहता है. And second is business collaborations. तो कई लोगों ने बोला कि investors को reach out करना होता है या sales pitches होती है, तो वो सारी हमारी business collaborations में होती है. और आज मैं दोनों के बारे में ही बात करूंगी. And of course end में कोई questions होंगे तो we can take them up as well. So अभी सबने चैट बॉक्स में काफी लोगों ने लिखा कि लैंग्वेज इज द बैरियर. आपको लगता है कि अच्छी लैंग्वेज से नहीं लिख पाते तभी कंटेंट राइटिंग आपकी फेल होती है. मेरी पूरी जितना मैंने समझा है सीखा है आज तक कंटेंट के बारे में, मेरे हिसाब से सिर्फ एक बेस प्रिंसिपल है एंड दैट इज कीपिंग इट सिंपल. एज सून एज आप लैंग्वेज या कंटेंट राइटिंग को कॉम्प्लिकेट करते हैं या उसको कॉम्प्लिकेटेड वे में सोचते हैं, वहां पे सबसे पहला बैरियर और सबसे पहला ब्रेक होता है. कम्युनिकेशन और कंटेंट ना एक्चुअली इनहेरेंट है. जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप किससे भी बात करते हैं, दैट इज ऑल कम्युनिकेशन. आप किसी ना किसी फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अच्छे वे में कर रहे हैं, बुरे वे में कर रहे हैं, is secondary, but we all have that inherent ability to communicate and talk to one another. और जब हम वही कंटेंट आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिसेमिनेट करने की सोचते हैं, बताने की सोचते हैं, सिखाने या अपने यूजर्स को बताने की सोचते हैं, तो द फर्स्ट बेस प्रिंसिपल इज टू कीप इट सिंपल, कीप इट क्लीन, और वहीं से आपकी एक्चुअली प्रोग्रेस स्टार्ट होती है. ठीक है. सो कंटेंट इज एवरीवेयर, हमारे आसपास हर जगह है. ब्रांड बिल्डिंग का एक बहुत कोर प्रिंसिपल है. बट बिफोर यू स्टार्ट मेक श्योर आप कॉम्प्लिकेट ना करें, ओवरवेल्म ना हो इस चीज से कि हमने कॉपीज लिखनी है, ये लिखना है, वो लिखना है. कीप इट सिंपल, कीप इट इजी, एंड वहां से ही यू विल स्टार्ट प्रोग्रेसिंग. So before you start, I think there are 4 questions जो मैं usually सोचती हूँ. So even when I onboard a client या मैं कुछ भी करती हूँ, there are 4 main questions that I first think about. सबसे पहले तो who is my audience, ठीक है ना. Of course I'm sure आपने काफी अपने product market fits और ये वो audience वगैरह already आप evaluate कर चुके होंगे. So you should narrow down to that ideal personality, that ideal persona that you're targeting, क्योंकि उसी के basis पे आप अपना सारा content करेंगे. तो अगर मैं millennials को target कर रही हूँ, say I'm targeting only 18 to 25 year olds, of course the way I communicate और जो मेरा content होगा वो बहुत अलग होगा, versus अगर मैं एक higher age group की audience को target कर रही हूँ, suppose I'm targeting females that are say 35 to 60 years old, तो मेरी communication और जो मेरा content होगा वो बहुत अलग होगा. Also keeping in mind कि वो audience बिलोंग कहाँ पे करती है. तो सपोज अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स टारगेट कर रहे हैं तो आप इंग्लिश यूज ज्यादा करेंगे. अगर आप रीजनल टियर 2 टियर 3 सिटीज में जा रहे हैं तो आप रीजनल कंटेंट और रीजनल लैंग्वेजेस यूज करेंगे. तो हु इज माय ऑडियंस डिफाइन करना बहुत जरूरी है. फिर आता है व्हाट डू यू वांट टू अचीव.
यूजुअली हर बिजनेस के दो गोल्स होते हैं, एक आप होता है कि आप ऑर्गेनिकली अपने कस्टमर्स को रीच आउट कर पाए, स्पेशली इफ यू आर D2C, एंड द अदर इज कि हम इनऑर्गेनिकली कैसे उनको पेड मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू रीच आउट कर पाए। तो इस गोल को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, एंड योर गोल्स कैन इवॉल्व। हो सकता है कि आप शुरू में सिर्फ अपनी ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड रिकॉल वैल्यू पे काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कंटेंट अलग होगा, वर्सेस व्हेन यू कीप इवॉल्विंग योर गोल्स कि अच्छा नाउ आई हैव सम सॉर्ट ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन, अब मुझे कन्वर्जन पे काम करना है या मुझे लीड जनरेशन पे काम करना है, तो ये गोल जो चेंज होता है उसके बेसिस पे भी आपका कंटेंट एंड द वे यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ, एंड इवन एट द लेवल ऑफ अ कंपनी, कभी आप स्टार्ट एक छोटी कंपनी से करते हैं, एज यू ग्रो योर गोल्स, योर मिशन, योर वैल्यूज, थिंग्स गो अंडरगो अ चेंज। तो ये जो आपका कोर क्वेश्चन है, व्हाट डू आई वांट टू अचीव आउट ऑफ दिस, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली आस्क योरसेल्फ, सो यू हैव टू कम बैक, से कि अच्छा दिस इज द गोल आई वांटेड टू अचीव, इस बेसिस मैंने ये कंटेंट क्रिएट किया, अब मेरा गोल चेंज हो रहा है या आई वांट टू डाइवर्सिफाई, मेरी प्रोडक्ट ऑफरिंग चेंज हो गई है, तो आपके जो गोल्स हैं वो भी साथ साथ चेंज होंगे, हेंस आपका कंटेंट चेंज होगा। ठीक है। थर्ड चीज आती है, व्हाट काइंड ऑफ टोन शुड आई मेंटेन। अब अगेन जस्ट लाइक आई सेड, आपकी ऑडियंस सेगमेंट बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट, तो जो टोन है वो भी हर ब्रांड के लिए अलग होता है। अब आई हैव गिवन सम मोर एग्जांपल्स आगे जाके, बट फॉर एग्जांपल जोमैटो एक बहुत कैजुअल टोन मेंटेन करता है, या अगर आप लेट्स रूम की वीडियोस देखते हो, वो तो अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात करते, दे आर ऑल अबाउट मीम्स एंड रील्स एटसेट्रा, बिकॉज ऑल दे आर ट्राइंग टू डू इज ड्राइव एंगेजमेंट। तो देर आर सम ब्रांड्स दैट कीप इट वेरी कैजुअल, दे कीप इट वेरी फन। आप स्विगी की नोटिफिकेशन देखते हैं, जोमैटो की देखते हैं, देयर आइडिया इज टू कीप इट वेरी रिलेटेबल, जेनजी, क्वर्की, ताकि आपके पास एक रिकॉल वैल्यू हमेशा रहती है कि ये जोमैटो की नोटिफिकेशन फन थी यार, मैं क्लिक ही कर देता हूँ, समथिंग, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर मिलेनियल्स एंड ट्राइंग टू अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ ऑडियंस। वर्सेस देयर आर ब्रांड्स जो अपनी कम्युनिकेशन को बहुत फॉर्मल रखते हैं या टोन डाउन रखते हैं। सो फॉर एग्जांपल आई हैव अ कपल ऑफ फिनटेक क्लाइंट्स, उन दोनों का हमारा सबसे क्लियर मैंडेट यही था कि हमने बहुत ज्यादा casual content में नहीं जाना, we have to maintain a formal tone because we are big companies, there is a way that we are represented in the market, तो हम उसको change नहीं कर सकते। Even आप Zerodha को देखोगे तो वो एक, although they have a couple of fun emailers also going out, but generally उनका एक informative tone होता है, direct tone होता है, educative tone होता है, तो ये सारा आपके brand के हिसाब से define होता है। So you have to define the kind of tone you want to maintain. There's always an idea also to keep a balance. So there may be some things जो आप directly, clearly या formally communicate करना चाहते हो अपने customers को, versus also another tone जो आप maybe you want to keep your social media a little bit fun, थोड़ा सा relatable रहे वहाँ पे, तो that is also a possibility. So there's a balance that also you can maintain. Fourth is where you can actually find your audience. तो ये fourth question is basically based on the platforms that you want to use. अब जो हमारे डिजिटल मीडियम्स है, आई एम श्योर आपको सब पता है, इट्स एग्जॉस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि इतने ज्यादा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और मीडियम्स हो गए और सब पे अलग तरीके का कंटेंट काम करता है, राइट? जो इंस्टाग्राम पे चलता है वो फेसबुक पे नहीं चलता, फेसबुक पे चलता है तो वो ट्विटर पे नहीं चलता, ट्विटर पे चलता है तो वो लिंक्डइन पे नहीं चलता, यूट्यूब पे अलग टाइप का कंटेंट चल रहा है, पिंटरेस्ट पे जाते हो तो वहाँ पे विजुअल कंटेंट चलता है। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दैट यू हैव टू नाउ केटर टू, बट आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू नैरो डाउन, अंडरस्टैंड कि ये मेरे 2 या 3 कोर प्लेटफॉर्म्स है जहां मुझे पता है मेरी ऑडियंस, सब जो लाइकलीहुड है या पॉसिबिलिटी है उनको वहां पे अट्रैक्ट करने का या एंगेज करने का सबसे हाई है। सो यू शुड स्टार्ट विद दैट। आई ऑलवेज प्रेफर नीश ओवर डाइवर्सिफिकेशन। सो हैविंग 10 platforms and pushing out the same kind of content on 10 platforms will not give you the results versus वो 3 platform पे narrow और hyper focus करके and deliver good content in those places, the chances कि आप succeed करेंगे और अपनी audience को ढूंढ पाएंगे और उनके साथ engage कर पाएंगे will always be higher. So it depends completely on the kind of product you have. B2B business may more go towards LinkedIn, Sales Navigator, etc. and maybe D2C products जो हमें लगता है कि जिनका buying intent high है या impulse purchase high है, they can go on platforms say like LinkedIn, Facebook, etc. और वहाँ की content हम ज़्यादा strategy drive कर पाते हैं। राइट, सो डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैंने आपको बात करी, इसके फर्दर 2 में मैंने ब्रेक डाउन किया है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में आता है जैसे हमारी सोशल मीडिया की कॉपीज होती है, कैप्शंस होते हैं, एड कॉपीज होती हैं, एड कैप्शंस होते हैं, या ईमेल्स का भी एक शॉर्ट फॉर्म वर्जन होगा जिसका मैंने आगे एग्जांपल दिखाया है। सिमिलरली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, सो यू हैव ब्लॉग्स, यू हैव आर्टिकल्स, यू हैव प्रेस रिलीजेस, ईमेल्स जिसमें एसेंशियली वर्ड काउंट हाई होता है। तो हमारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज लाइक 100 वर्ड्स, 150 वर्ड्स के ऊपर कभी नहीं जाता। लॉन्ग फॉर्म
फॉर्म कंटेंट गोज अप, उसका कोई लिमिट पर से नहीं होता, बट आई वुड से ऑन एन एवरेज आपके आर्टिकल्स या ब्लॉग्स होते हैं रफली 700-1000 वर्ड्स इन लेंथ, सो दैट्स स्लाइटली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, और इसमें भी इंटेंट्स का फर्क होता है। ठीक है, सो नाउ आई विल टॉक अबाउट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट फर्स्ट, और इसके अंदर भी कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो आपको पता होने चाहिए, जिससे शायद आपका जो कंटेंट को नेविगेट करने का एक्सपीरियंस है थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज राइट लाइक यू आर टॉकिंग टू योर ऑडियंस, यू हैव टू इवोक फीलिंग्स। ठीक है, तो जो मैंने पहले चीज आपको बोली थी कि कम्युनिकेशन एज ह्यूमंस हमें इनबिल्ट है, हमें लोगों से बात करना आता है, दैट इज वन ऑफ आवर एडवांटेजेस आई वुड से, राइट। उस सेम प्रिंसिपल को यूज करके ही इज व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू ट्रांसलेट इट इनटू वर्ड्स। आप अगर हमेशा ऐसे सोचेंगे कि मैंने अपना XYZ बताना है लोगों को, तो आप यू विल ऑलवेज ट्राई टू कीप इट वेरी बोलते हैं रोबोटिक वे में वो निकलता है, यू नो, दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज व्हाट वी आर सेलिंग, versus trying to evoke feelings. And feelings किसी भी वे में हो सकते हैं, you may want to make it a little bit emotional, you may want to make it relatable. कई हमारे जैसे पेपर बोर्ड की जो एड्स आती थी वो आपके चाइल्डहुड से रिलेट करती थी, so everybody was feeling कि यार we're going back into time, हमारा बचपन ऐसा था, ये फील करते थे, वो फील करते थे। So the feeling is broader, they are not trying to always sell the product, they are selling the feeling, they're selling the emotion. That's what it kind of boils down to। ठीक है, तो जब भी आप अपने कॉपीज की भी बात करते हैं, एंड चाहे वो एड कॉपीज हो चाहे वो सोशल मीडिया कॉपीज हो, आइडिया इसकी हर पोस्ट के थ्रू आपका कुछ ना कुछ टाइप ऑफ फीलिंग इवोक होना चाहिए, एंड इट कैन ऑल्सो बी इंफॉर्मेटिव। सो इवन इफ यू जस्ट ट्राइंग टू कन्वे एन इन्फॉर्मेशन, आइडिया इसकी कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए कि दिस पोस्ट शुड अचीव X और शुड अचीव Y, ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट अकॉर्डिंगली। ठीक है, और उसी से मेरा सेकंड पॉइंट भी डिराइव होता है, विच इज डोंट जस्ट सेल, यू हैव टू एड वैल्यू, यू हैव टू मेक देम वांट टू कनेक्ट यू। ठीक है ना, if all your posts or all your stories or all your blogs are only about buy this, buy this, buy this, buy this, people are not going to come back to you। ठीक है, and in fact लोगों को ना एक्चुअली बेचना मतलब they don't want to be in the place जहाँ कोई उनको constantly उनके सर पे बैठ के बोल रहा है। Even if you go to a shop, अगर आप मॉल या कहीं पे भी जाते हैं ना, if a salesperson is following you, you get annoyed, you know, let me be, मैं एक बार roam around करूँगा, I will find what I need to find। Online भी actually same ही concept है। If you're constantly trying to sell them something without adding value to their life, and value again can be in any way, whether it's informative, whether you're giving some freebies, whether you're trying to give them some good kind of content, whether it's shareable content, whether it's relatable content, किसी भी टाइप का आप content create करते हैं उसमें कुछ ना कुछ value derive होनी चाहिए। It can be just as simple as just making the other person laugh, that is also adding value to them, they would want to connect to you। ठीक है, there may be आपके usually कई business जब आप start करते हो, आप किसी core aim से start करते हो, किसी core principles के साथ start करते हो। For example कई brands आजकल बहुत सस्टेनेबिलिटी पे हाइपर फोकस्ड होते हैं, तो उनकी वैल्यू वहां से डिराइव होती है, वो जो काम करते हैं लोग, पीपल कनेक्ट विद दैट इनिशिएटिव, राइट। सो यू ऑलवेज हैव टू थिंक इन माइंड कि मैं यूजर को बेच तो रहा हूँ कोई प्रोडक्ट, दैट इज ऑलवेज द एंड गोल, पैसा बनाना ही है, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर सस्टेनिंग आवरसेल्व्स, बट उसके बियॉन्ड भी यूजर की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है, हाउ यू कैन कम्युनिकेट थ्रू योर कंटेंट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड इज टू कीप द कंटेंट कंसाइज एंड यू हैव टू कंपेल देम टू रीड मोर। ये स्पेशली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए एप्लीकेबल है। आइडिया इज नेवर टू गिव टू मच इंफॉर्मेशन कि बंदा ओवरवेल्म हो जाए, सिंपली बिकॉज आजकल की जो रीडिंग स्पैन्स है या अब्जॉर्प्शन स्पैन्स है, अटेंशन स्पैन्स है, वो बहुत ज्यादा लो है। इनफैक्ट आई थिंक ऑन एन एवरेज जो रीसेंट स्टडीज बोलती है 3 से 4 सेकेंड ही हम किसी चीज पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे उससे ज्यादा इतना ज्यादा कंटेंट है हमारे पास कंज्यूम करने के लिए, हम एक चीज पे उससे ज्यादा फोकस करते ही नहीं है। सो आइडिया इज टू मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग द कंटेंट वेरी कंसाइज, कीप इट एंगेजिंग, कीप इट समथिंग जिससे बंदा अट्रैक्ट होके 2 सेकंड उस पे फोकस करे एंड ही इज लाइक अच्छा आई वांट टू रीड मोर, आई वांट टू लर्न मोर, और लेट मी गो टू दैट पेज एंड चेक देम आउट कि ये है क्या चीज। आइडिया इज ऑलवेज टू कीप इट लाइक दैट कि अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, दैट शुड ऑलवेज बी योर फोकस। ठीक है, fourth thing, and I think something that is extremely critical, is adding numbers and social proof wherever possible. In fact ये मैं अपने personal experience से इसलिए भी बोल सकती हूँ कि जिस सोशल मीडिया कैंपेन या एडवर्टाइजमेंट्स में हमने सोशल प्रूफ ऐड किया या नंबर्स ऐड किए हैं, उनकी परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू एनी अदर क्रिएटिव हैज बीन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, बिकॉज वी यू नो सब बोलते हैं ना, एट द कोर सबसे ज्यादा
रिलेटेबल चीज होती है। अगर कोई मेरे को आके कोई बोले ना कि यार मैंने ये चीज ट्राई की और बहुत अच्छी, तू भी ट्राई कर, तो मैं ज्यादा इजीली कन्विंस हो जाऊंगी फॉर श्योर, right? That's why this influencer marketing and influencer group of people are also doing so well for themselves, because they allow products or brands to get social proof, जो बहुत necessary होता है. So if there's an influencer, you really think that okay, I really enjoy their content, I really feel they give genuine reviews, और अगर वो किसी चीज को endorse करते हैं, you are more likely to at least try it out. You may like it, you may एंड में आपका खुद का ओपिनियन होता है उसके अंदर, बट एटलीस्ट यू आर कंपेल्ड टू ट्राई इट आउट, और वही ब्रांड का वहां पे पर्पस होता है, राइट? So when you're running ads or when you're trying to do your campaigns, social media, चाहे organic भी हो, I think always focus on user-generated content, numbers, and social proof. How many people are using it? What kind of impact have they seen? Do they like it? Do they not like it? If there's some negative feedback you've gotten, how have you improved it? Idea is to always be honest. जब आप honesty रखते हो अपने consumers के साथ, तो you always get the leverage or the benefit of making mistakes and then learning from them. Always. In fact, मैं आपको बताती हूँ, हैदराबाद में एक बहुत major chain, हैदराबाद में ना restaurants में there were a lot of legal troubles that were going through in these restaurants. Swiggy के through ही जो listed partners थे, काफियों को take down करा था, because they said your products are expired, this that. So बहुत हल्ला मच गया उसके आसपास. And there were a few restaurants who came out in the open. Their owners came, they said, yes, we did not meet the standard, yes, हम fail कर गए, we have failed you, but we promise we will do this, we will make sure that we will give you the experience that you deserve, and we are sorry for this. So even being honest कि गलती होती है, पैकेजिंग में इश्यूज होते हैं, शिपिंग में इश्यूज हो जाते हैं, प्रोडक्ट कई बार अच्छा नहीं डिलीवर होता, वट एवर इट इज, आइडिया इज टू बी ऑनेस्ट एंड एड योर सोशल प्रूफ एंड नंबर्स दैट okay, this happened, but there are 1000 other users who've trusted us all these years, and हम वापस आएंगे इसके साथ, right? So add that so that you are able to build a relatability. तो अगर मैं किसी social proof के साथ आपका concept देख रही हूँ, so I'm more likely to be convinced, ठीक है? Then is adding a relevant call to action or encourage some sort of engagement. Again, this goes back to the goal that you have with any sort of campaign or any sort of post. You will always have something कि यार इस post को देख के ये implied होना चाहिए. So for example, if I'm राइटिंग समथिंग जिससे मैं चाहती हूँ मेरे ब्लॉग पर लिंक करे, सपोज मैंने बोला कि मेरा नया ऐप में ये फीचर्स आए हैं, आई शुड कंपेल द पर्सन टू रीड मोर ऑन माई ब्लॉग और चेक आउट माई ऐप और डाउनलोड माई ऐप टू डू समथिंग, एंड कैन बी इवन एज सिंपल एज encouraging engagement. I just want कि ये रील वायरल जाए, I want people to start sharing them, I want कई होता है जो people compel you to write comments. तो कोई बोलता है ना कि मेरे पास फ्री प्लेबुक है या फ्री हैंडबुक है, एंड आप कमेंट करो आपको मिल जाएगा. सो देयर ओनली गोल इज एंगेजमेंट. दैट्स हाउ देयर रील्स गो फॉरवर्ड. दे हैव सम फ्रीबी टू गिव यू, तो उनका वहां पे वो रेलेवेंट कॉल टू एक्शन बन जाता है. सो व्हाटएवर इट इज इन योर माइंड, यू मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ गोल कि इस कैंपेन के थ्रू मैंने ये अचीव करना है, एंड देन सो दैट यू हैव अ मेट्रिक टू मेजर इट अगेंस्ट. ठीक है. सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in my head is consistency. चाहे आप राइटिंग कर रहे हो, चाहे आप स्टोरी टेल, अपने ब्रांड की स्टोरी टेल कर रहे हो, चाहे आप ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, चाहे आप लॉयल्टी पे फोकस कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं होता. थिंग्स टेक टाइम सिंपली बिकॉज कंटेंट कंजम्पशन इज वेरी हाई. आपके कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा होंगे किसी भी फील्ड में, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है. बट इफ यू लूज योर कंसिस्टेंसी, यू विल नॉट बी एबल टू इवन गिव योरसेल्फ द चांस टू सक्सीड. ठीक है ना. तो हर चीज वायरल नहीं जाती, हर कैंपेन नहीं चलता, और ये सब एटलीस्ट मी एज अ डिजिटल एजेंसी हमारे साथ रोज का काम है. कैंपेन्स कहीं बहुत अच्छे चलते हैं, कहीं नहीं अच्छे चलते. आइडिया इज टू लर्न फास्ट. बोलते हैं ना, फेल फास्ट एंड लर्न फास्ट. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इवन हैपेंस विद कंटेंट. देयर विल बी सम कंटेंट जो आपको लगता है कि यार दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड और यही हो गया मेरे साथ, और कई बार लगता है यार ये पूरा कैंपेन बनाया, इतना लिखा, लेकिन नहीं चला. कोई बात नहीं. आइडिया इज टू गेट अप, ट्राई अगेन, टेस्ट, see what's working, see what's not working, keep a close track on your metrics, और वहीं से आपके सारी चीजें flow होती रहेंगी. So now I'll come to some examples. Of course, Zomato is one of the brands that I also appreciate a lot. So मैं आपको उसी के थोड़े examples देती हूँ. So very simple post, मैं जैसे बोल रही थी ना, keep it simple, ठीक है. फर्स्ट लाइन में उन्होंने क्या लिख दिया, दिस पोस्ट कंटेन्स नथिंग. तो आपको ऑलरेडी एक इंट्रीग या फोमो फैक्टर हो गया कि यार what do you mean by this post
contains nothing. ठीक है, so it's a very catchy headline. It's a relatable theme. उन्होंने गोलगप्पे के यहाँ पे फिगर डाल दिया, कुछ तो होगा इसके बारे में, और उसके नीचे एक छोटा सा CTA और स्क्रॉल दे दिया है कि definitely not a coupon code on the last slide to celebrate the Google Doodle, right? तो उन्होंने kind of आपको बता भी दिया कि है क्या, but you're still compelled to scroll कि यार ये coupon code है क्या, आगे बोलेंगे क्या, right? So this is a very very simple example of what I mean. Keeping it simple, have it catchy, it will compel you to do something. और CTA साथ में दिया हुआ है कि अब अगर आपने लास्ट स्लाइड पे चले गए और आपको कूपन कोड दिख गया तो आप जोमेटो ऐप खोल के शायद खरीद ही लोगे उनका, ठीक है, तो उनका पर्पस वहां पे अचीव होता है. एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज ऑल्सो हाउ यू प्रेजेंट योर कॉन्टेंट. ठीक है, एक तो ये कॉन्टेंट लिखना, मैंने ये कॉपी लिख दी फॉर एग्जाम्पल, मेरे दिमाग में ये तो आ गई, बट हाउ यू प्रेजेंट इट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस. अगर मेरा डिजाइनर इस चीज को इस वे में ना कंसीव करे, फॉर एग्जाम्पल इस फॉन्ट को बहुत कॉम्प्लेक्स फॉन्ट बना देगी, पढ़ा ना जाए, या इसको छोटा कर दे और इसको बड़ा कर दे, या इतनी बड़ी फूड की पिक्चर ना लगाए साथ में ताकि अटेंशन ना ग्रैब हो, तो उससे भी फर्क पड़ता है. तो एक होता है कि कंटेंट लिखना कैसे, सेकंड है उसको प्रेजेंट कैसे करना, और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ सोशल मीडिया नाउ, राइट. समटाइम्स इवन यू कैन गेट अवे विद पुअर कंटेंट बट यू कैन नेवर गेट अवे विद पुअर डिजाइन. सो मेक श्योर कि जो आपका डिजाइन है, जो आप जिस वे में अपना कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज इवन बेटर देन द कंटेंट दैट यू आर राइटिंग. ठीक है, सिमिलरली मोर एग्जांपल्स, अगेन डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट. इसके अंदर कॉफी पीने से सोई हुई किस्मत क्या जाग जाती है, सिंपल क्वेश्चन, फनी क्वेश्चन, आई वुड सेंड इट टू माय फ्रेंड्स और आई वुड टैग समबडी. ठीक है, now this is a very nice copy, 14 years on and we're only 1% done. They've added numbers, they made it bold, it makes you want to read more. In fact उनकी next line भी is very nice, it says and that's how we'll always be. So वो अपने brand के core principles आगे बोल रहे हैं हमारे इतना साल हो गया है but हमने बहुत कम अचीव किया और हमें बहुत ज्यादा अचीव करना है, and we'll keep on trying to do better than that. ठीक है, यहाँ पे representation is again you're attracted by the food, right? And then there's this news, and it's a very funny news article saying that Delhi man drinks coffee with chole bhature to not fall asleep, right? So this is there. Then again the representation like this. After asking what is the best way to move on, again a very shareable and funny content. ये धोनी का जब when last year IPL happened, you know, when he said कि I will not retire this year. So again playing on topicals is also a great way actually to play on. I think ये सबको पता होगा by now. But there are small incidents that make it very relatable for your customers because people are thinking about it. अब IPL, rather than talking about who won the IPL, if you can pick up on a Dhoni story which you know is more relatable, जो you know लोगों का एक soft corner है, he's won the World Cup, etc. So always playing on these topicals also helps a lot. और different चीजें होती हैं. For example, बीच में जब वो Maldives वाला issue होता, you don't, so that's a political topic, but you can also very carefully and very nicely navigated for your brands also. ठीक है ना, उस पे एक lighter touch दे सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हमने political scenario पे नहीं comment करना, but हम उसको अपने brand के साथ align करके कुछ light hearted way में हमेशा लिख सकते हैं. ठीक है, and यहाँ पे अब जिस हिसाब से इन्होंने हर चीज, अब यहाँ पे single font, single size of font भी use हुआ है, but यहाँ पे bold के through they have kind of made sure that जो वो चाहते हैं कि बंदे पढ़े वो ही पढ़ा जा रहा है, right? So if this post gets less than 1000 likes, we'll offer 100% off promo code to everyone who comments, right? So in the CD again, 3 people will comment, सबको discounts पसंद है, तो एक incentive भी मिल गया, उनकी engagement भी हो गया, and that's exactly what the rule was over here, right? Second is Amul, again a very nice brand as far as copywriting is concerned, क्योंकि इनकी जो copy होती है ना, ये actually smart copy होती है. So they are, this is kind of funny copy, right? They want to keep it funny, they want to keep it fun, Gen Z vibe, all of that is there, right? This is smart copy, right? So Lakshya Sen ne jab jeeta tha, I don't remember which tournament this was, but Lakshya takes center straight. So it's a play on his name over here. यहाँ पे इन्होंने थोड़ी rhyming की है. So लस्सी है खास संग pineapple के मिठास. यहाँ पे from Asan Rise to Asan Set. So this was on Yoga Day, for example, right? So they play more on having a central character and आप देख सकते हो यहाँ पे जो इनकी illustrations है उसमें common style of illustration है, right? ये भी आपके brand के साथ associations की बात है. That's why I said जो जिस way में आप अपने
कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हो या प्रेजेंट करते हो वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का जो एक तो ये जो इनका कैरेक्टर है वो तो वैसे ही अमूल से हम बहुत ज्यादा हम फेमिलियर हो चुके हैं, एंड सेकेंडली जो इलस्ट्रेशंस का भी स्टाइल है, इवन इफ आई रिमूव अमूल ओवर हियर एंड आई रिमूव द कंटेंट यू विल स्टिल नो कि ये अमूल का ही है, इट इज दैट काइंड ऑफ ब्रांड, राइट? सो दैट्स जस्ट बिकॉज वो रिकॉल वैल्यू कॉन्स्टेंटली एक टाइप की चीज देख देख के बनती है। जोमैटो के साथ भी दैट रेड कलर सिग्निफाइज जोमैटो फॉर अस। हमारे लिए हम रेड देखते हैं और इस टाइप का पोज देंगे, इसमें कहीं पे जोमैटो का लोगो नहीं है पर मेरे को पता ही जोमैटो नहीं लिखा हुआ है, राइट? तो ये चीजें भी अगेन ये प्रेजेंटेशन में आती है, फॉन्ट्स क्या यूज करते हैं, कलर्स क्या यूज करते हैं, किस वे में अपनी इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये शॉर्ट फॉर्म ईमेल की बात है, अगेन इट्स अ जोमैटो वो किसी ने बोला कि हमारे ईमेल के ओपन रेट्स बहुत कम है। ऑफ कोर्स ये सेल्स का ईमेल नहीं है बट इट्स मोर ऑफ अ मार्केटिंग ईमेल, बट जस्ट लुक एट द सब्जेक्ट लाइन, वी फाउंड एन ओल्ड 1000 रुपी नोट, ये आफ्टर डिमोनेटाइजेशन था, राइट? अब इट्स सच अ such a fun subject line to add, and I as a user मैंने immediately खोला, and that's why I gave this example, because as soon as I found it I was like what have they, I'm at least I don't know what I will do inside the email, I may not order, I may not even do anything, but at least मैंने वो email खोली, उनका जो open rate है जो हमारा first metric होता है जब measure करते हैं कि लोग mail भेजते हैं, लोगों ने खोली भी है कि नहीं खोली है, that they would have achieved by this, right? और उसके अंदर बस इतनी कॉपी थी, this note doesn't exist, just like a delivery fee on orders above 1000, right? So all they're trying to promote is कि हमें अब 1000 के ऑर्डर पे आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी, and that's all they wanted to promote, but the way of showing it, that we found an old 1000 rupee note and doesn't exist, just like your orders above this, is a very smart play of something topical जो अभी recently हुआ है, demonetization हुई है, they made a fun play on it. Again, this is a political social issue which they took it in a very light-hearted way and they gave this sort of an email, so the person is inclined to make some sort of an action on it. फिर हम आते हैं अब लॉन्ग फॉर्म के ऊपर, ठीक है? तो शॉर्ट फॉर्म की जो टिप्स है वो तो डेफिनेटली अप्लाई होती है, बट ऑफ कोर्स लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में देयर आर लिटिल मोर थिंग्स दैट यू टेक केयर ऑफ। सो ये बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है राइटिंग का इन जनरल, टू थिंक अबाउट द ये 5 वाइज एंड एक एज होता है हमारे पास, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। दीज आर वेरी simple and basic principles. Who is it about? What are you writing about? When did that thing happen? Where did it happen? Why did it happen? And how did it happen? This is more important, especially for your descriptive and informative blogs जो आप लिखना चाहेंगे अपनी वेबसाइट पे, उसमें ये डेफिनेटली चीजें अकाउंट फॉर होती है। एंड उसके बेसिस पे ये जब आप क्वेश्चंस आंसर करते हो तो आप एक सर्टेन स्ट्रक्चर बना सकते हो अपने माइंड में, सो दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी की इन्फॉर्मेशन ओवर देयर। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज कवर होगी हर आर्टिकल में, maybe where or when is not a context for you, which is perfectly fine, but at least अगर कभी होगा तो you will never miss out on it. So I would always recommend कि ये वाले questions सोच के अपने blogs लिख पाओ, and especially जब informative हो, ठीक है? Second is that there were a couple of clients that I worked with, who said कि यार हम SEO पे इतनी मेहनत कर रहे हैं and इतने ये keyword, ये changes, ये meta description कर रहे हैं, but हमें results ही नहीं आ रहे। Why are we not able to rank higher? Why are we not able to rank better? And when I did an audit, my only thing was कि आपने इतने मेहनत, इतना पैसा खर्च किया अपने SEO पे, the reason it doesn't work is because your content is genuinely not good, ठीक है? Doing everything right, तो अगर अपने content में आपने keywords डाल दिए, अपने meta descriptions डाल दिए, आपका technical SEO good है, आपकी website loading speed अच्छा है, everything is great. But if your content is poor, if the person is coming to your platform and not even wanting to read or engage with that content, then your SEO fails there and then. ठीक है? आइडिया इज नॉट कि हम कुछ भी रैंडम कंटेंट डाल के, कुछ भी कीवर्ड्स डाल के उसको बना के उसको डाल दें एंड वील अज्यूम कि वी विल स्टार्ट रैंकिंग हायर। दैट डजंट वर्क। आइडिया एट द वेरी बेसिस ऑफ एसईओ इज गुड कंटेंट मिक्स्ड विद गुड स्ट्रेटजी। दैट्स हाउ इट helps us work, right? So for this client, I will not name the client, but हमने इनके roughly, I think there were about 300 or 400 blogs, and my team went over each and every blog to correct them, to make sure that the quality of content goes up. So it was a massive effort going through 300-400 blogs, but we did it solely for the reason, and now you see the results. So the number of clicks have gone up, organic impressions have gone up, जो 1 to 10 वाली ranking होती है उसमें the number of keywords ranking has gone up, simply because there is good content mixed with good strategy, and that's how results actually come in. तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है? Then reading is visual, break it down, headings, paras, bullets, ये बहुत important है। चाहे आप मैसेज भी लिख रहे हो ना किसी को, चाहे व्हाट्सएप भी लिख रहे हो,
मेक श्योर कि इट इज रीडिंग विजुअली नाइसली, ठीक है। अगर आपने एक लंबा सा पैरा लिख दिया, नो फुल स्टॉप्स, नो बुलेट्स, नो इमोजीज ऑल्सो फॉर व्हाट्सएप मैसेजेस, बंदे की अटेंशन नहीं बनती, मैं इतना कंटेंट एक बारी में नहीं पढ़ सकती। इट इज वेरी क्लियर। यूज योर बोल्ड्स, यूज योर इटैलिक्स, पैराग्राफिंग में ब्रेक डाउन करो, जहां बुलेट्स हो सकते हैं बुलेट डालो, जहां पे इमोजीज व्हाट्सएप मैसेज जब आप करते हो, अपने कस्टमर्स के लिए भी जब क्यूरेट करते हो, फॉलो अप मैसेजेस करते हो, मेक श्योर यू आर यूजिंग दीज थिंग्स, बिकॉज रीडिंग सबसे पहले विजुअल है। दिस इज फॉर एनी काइंड ऑफ कंटेंट। इफ इट इज टू कॉम्प्लेक्स, अगर एक टाइट जगह पे कुछ किसी वे में प्रेजेंटेड है, इवन अब वेबसाइट पे भी आप देखो, इफ योर कंटेंट इज प्रेजेंटेड लाइक line, nobody is going to read it because it's too overwhelming. मैं एकदम देख के दूंगी यार, इतना छोटा फॉन्ट है, इतना ज्यादा कंटेंट है, मैं तो पढ़ ही नहीं सकती, टाइम ही नहीं है मेरे पास, राइट? वही चीज आप ब्रेक डाउन कर दो, हेडिंग्स लिख दो. सो आई मे मूव टू द वन दैट इज मोर रेलेवेंट फॉर मी. बुलेट्स आर वेरी इजी टू रीड. ऐसा भी हो सकता है डिस्क्रिप्टिव लंबा दे दो और उसके नीचे उसके ऊपर बुलेट्स दे दो दैट these are the takeaways, key takeaways. That also works. But reading is always visual. Use your pictures on your blogs, on your social media, and make sure जब आप caption तक भी लिखते हो तो उसमें जहां जहां आप break down कर सकते हो उसको पैराज में या bullets में या किसी वे में, make sure you do that. ठीक है? Fourth and most important thing which I really feel where brands अगर आप कोई पुअर कंटेंट देखते हो या पुअर ग्रामर देखते हो या लगता है यार ये क्या लिख दिया, क्वेश्चन मार्क के लिए फुल स्टॉप ला दिया, कॉमा डाले ही नहीं बीच में, या कॉमा गलत जगह डाल दिया जिससे मतलब चेंज हो गया, राइट? तो जो आपके ब्रांड का वैल्यू होता है, कस्टमर के दिमाग में जो आपका सेंस बन रहा है आपके ब्रांड का, वो हमेशा ब्रेक डाउन करता है। और ये बहुत बेसिक चेक्स है विच आई जेन्युइनली फील कोई भी कर सकता है, और आजकल तो टूल्स है ये करने के लिए. सो इट्स नॉट लाइक यू आल्सो नीड टू वर्क हार्ड. द ओनली प्लेस वेयर यू नीड टू वर्क हार्ड इज एक्चुअली मेकिंग श्योर कि आप ये टाइप के प्रूफ रीडिंग और ग्रामर चेक्स कर रहे हैं. ठीक है? कंसिस्टेंसी है, किस वे में लिखा है. अब आप सपोज लिख रहे हैं आई डिड दिस और वी आर डूइंग दिस, एंड सडनली आप थर्ड पर्सन में शिफ्ट करेंगे दिस ब्रांड इज डूइंग दैट, राइट? सो वो नहीं करना, कंसिस्टेंट होना चाहिए. अगर आप लिख रहे हैं वी सो इट रिमेन्स इन वी. इफ यू राइट दे, कंटिन्यू इन दे. कैपिटलाइजेशन कहाँ होनी चाहिए? बीच में सेंटेंस के बीच में कैपिटलाइज नहीं होता. क्या चीजें कैपिटलाइज होती नहीं होती? अगेन वेरी सिंपल, इवन ChatGPT कैन हेल्प यू, बट मेक श्योर यू आर डूइंग दिस चेक्स. ठीक है? सेकेंड इज इट कोहेसिव, क्लोजिंग द स्टार्ट एंड फिनिश लूप, राइट? ये लॉन्ग फॉर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है. सो ऑलवेज यू स्टार्ट विद एन इंटेंट एंड पर्पस विच यू स्टार्ट विद. जो लूप होता है आफ्टर यू रिटन 500-600 वर्ड्स, दैट लूप शुड क्लोज. सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम जिससे आपने स्टार्ट किया है, इवन इट कैन बी अ बेसिक कम्युनिकेशन. सपोज मैं अपने ऐप रिलीज के ऊपर ही बस ब्लॉग लिखा, बहुत बेसिक है, मैंने बोला कि ये नई चीजें ऐड हो रही हैं, राइट? दैट कंक्लूजन शुड सम इट अप. ऐसा ना हो कि बंदा इज स्टिल फाइंडिंग व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल. That should never happen. So whatever you have wanted to do at the start, जो भी जिस चीज से भी आपने शुरू किया है, वो एंड में खत्म होना जरूरी है. बंदे को फुल इन्फॉर्मेशन एंड में पढ़ के लगना चाहिए कि जो इंटेंट था आर्टिकल का वो मुझे मिल गया है, वो वैल्यू मुझे यहाँ से मिल चुकी है. ठीक है? Now this is an idea of the email that I'm talking about. Now this email has no visuals, there are no pictures at all, but the way he has broken down, in my head it looks कि यार I know where my eye has to scroll. तो अब आप ये पूरी ईमेल ये राइट साइड पे देखेंगे, यहाँ पे लिखी हुई है. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉपी इज ऑल्सो गुड, वेरी सिंपल कॉपी. नो ग्रोथ इन कंफर्ट, नो कंफर्ट इन ग्रोथ. यू आर इंट्रीग टू लर्न मोर अबाउट इट. जिस इंटेंट से मैंने साइन अप किया था उस इंटेंट से मैं ही खोल पाऊंगी ईमेल. ठीक है? और यहाँ पे ही उन्हें शुरू में ही अपने जो CTAs हैं वेरी क्लियरली अंडरलाइन, बोल्ड, सब्सक्राइब करने के लिए और ज्वाइन देयर कम्युनिटी. ठीक है? सो वेरी सिंपली पुट एंड वेरी डायरेक्टली पुट. उसके बाद जो एक्चुअल उन्होंने ब्लॉग लिखना था या समझाना था इसके अंदर, पर्सनल ग्रोथ इज प्रूवन सैटिस्फैक्शन बूस्टर. अब देखेंगे यहाँ पे
पैराग्राफिंग हुई है, अंडरलाइन किया हुआ है, इंटरलिंक किया हुआ है जहां उन्होंने जो रिसर्च को करना था, बुलेट पॉइंट्स यूज किए हैं, और एंड में जो लिंक्स है वो भी बहुत क्लियरली विजुअल दिख रहे हैं. इनफैक्ट इट्स इन अ बिगर फॉन्ट, राइट? सो नोबडी कैन मिस इट. सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू नीड टू स्ट्रक्चर योर डेटा. अगर मैं ब्लॉग की बात करूँ तो इसी वे में वो स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि बंदे को बहुत क्लियरली आराम से पढ़ा जाए, देखा जाए, जहाँ पे आई इजिली नेविगेट करती है. दैट इज, और ये बहुत विजुअल और इंट्यूटिव है. आपको देख के खुद ही पता लग जाएगा कि ये मैंने सही जगह से पैराग्राफिंग और सही अच्छा लिखा है और ये मैंने नहीं किया है. ठीक है? सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट. नाउ आई गो टुवर्ड्स द सेकंड सेगमेंट जो हमारा था बिजनेस कोलैबोरेशंस का. ठीक है? तो इसके अंदर बेसिकली ब्रॉडली, आई एम श्योर ये सबको पता है, यहाँ पे broadly two kind of collaborations you look for. One is your stakeholders and the other is investors. So your stakeholders can be your vendors, your partners, your sponsors. Investors के लिए जब आप reach out करते हैं, आप mentoring, fundraising, feedback, multiple ways के लिए आप उनके साथ collaborate करने की कोशिश करते हैं, right? So जब आप इन stakeholders को reach out करते हैं, of course there's a formal way of communicating to them. So there's a different वे जिस हिसाब से आप कस्टमर्स को रीच आउट करते हैं वर्सेस अपने स्टेक होल्डर्स को रीच आउट करते हैं. बट अगेन इसमें कई पॉइंट्स जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा क्रिटिकल है एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन माय एक्सपीरियंस ऑफ इवैल्यूएटिंग स्टार्टअप्स एंड वर्किंग विद स्टार्टअप्स. First thing is कि always make sure that you explain your business in simple terms. Again, this goes back to that first principle. कॉम्प्लिकेट नहीं करना. ओडिया इज दैट अपने बिजनेस के बारे में वो बोलते हैं ना एलिवेटर पिचेस, और यू नो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन टू अ 10-year-old. लिटरली वो वाला कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज व्हाट वर्क्स बेस्ट. व्हेन आई वाज ऑन द अदर साइड, जब मैं एक्चुअली स्टार्टअप्स इवैल्यूएट कर रही थी, दिस यूज्ड टू लिटरली बी माय वन ऑफ द फर्स्ट बेंचमार्क्स. अगर मुझे फर्स्ट 2 स्लाइड्स में समझ ही नहीं आ रहा है या फर्स्ट 2 पैराग्राफ समझ ही नहीं आ रहा है कि बिजनेस कर क्या रहा है, मैं आगे क्यों पढ़ूंगी? मेरा वहीं पे इंटरेस्ट एक्चुअली लूज होता है बिकॉज आई एम कंप्लीटली कंफ्यूज कि ये करना क्या चाह रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. तो जो भी आप कर रहे हो प्लीज उसको बहुत सिंपल टर्म्स में डायरेक्टली एक्सप्लेन करो. नो नीड टू गो ओवरबोर्ड विद व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन. और अगर आप फिगर्स भी डाल रहे हैं, जो एक्चुअली मैंने अपने थर्ड पॉइंट में लिखा है कि व्हाट दे गेन आउट ऑफ पार्टनरिंग, ऐड नंबर्स, डोंट पुट टू मेनी नंबर्स. ये नहीं कि हर डेटा पॉइंट लिख दिया कि मार्केट रिसर्च में इतने बड़ा वर्ल्ड का साइज ये, इंडिया का साइज ये, XYZ. डोंट गिव देम 10 फिगर्स, गिव देम 2 फिगर्स दैट आर क्रिटिकल, जिससे उनको सेंस बने कि यार ये इतनी मार्केट है, इसमें लोग टैप करने की कोशिश करें. ठीक है? सेकेंड इज हाईलाइट योर इम्पैक्ट सो फार एंड द इंटेंडेड इम्पैक्ट. ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्टेक होल्डर्स बिकॉज उनको जानना है कि आपने अभी तक क्या काइंड ऑफ इम्पैक्ट क्रिएट किया है, एंड कैन बी अगेन the metric that works best for you. Impact can be number of orders. Impact can be very value driven also. So if suppose you have a social cause, then what kind of a social impact have you gained? How many people impacted, or maybe any sort of environmental effect that you have tried to negate, और वहाँ पे impact कैसा है. तो highlight क्या impact अभी तक हुआ है, और अगर नहीं भी किया तो intended impact क्या है कि हम इसके साथ ये अचीव करना चाहते हैं, और उस इम्पैक्ट को अचीव करने में आपका सपोर्ट चाहिए. ठीक है? Third is highlight what they gain by partnering. Of course, उनको अपना benefit देखना चाहिए, right? So investors के लिए of course they are a little more money driven. तो उनको क्या benefit मिलता है, किस type के returns है, कितना gestation period होगा उसका, for example, और what sort, again a social cause है तो what they gain from that point of view. Vendors के लिए अलग है, so consistency in orders, good order values that you can give them, etc, etc. So whatever they gain, add those numbers, but make sure बहुत ज़्यादा numbers नहीं add करने वहाँ पे. Keep it simple, keep it direct, keep it easy to comprehend. That's the important thing. और इसमें एक और चीज़ मैंने बहुत देखी है, people are fascinated by USD currency prices, you know, तो हर चीज़ हम $1 million और million इसमें लिखते हैं. Please feel free to write in Indian numbers also. There's no harm. Do what works best for your audience. अगर अपने आप किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में उसको $1 million में लिख के बोलोगे उसको समझ नहीं आएगा. You have to understand कि आपके आगे वाला ऑडियंस कौन है, आप किसको ईमेल भेज रहे हो, उसको करोड़ और उसको लाख नहीं समझ आएगा तो वही बताना है उसको, उसी टाइप की नंबर्स देंगे. So don't be fascinated by different currency and different metrics. Use what you feel कि ये सबसे easy बताना और ये सबसे easy समझना, वो ही करना है. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. डिटेल्स ऑलवेज कम लेटर. ये हर ईमेल में
देखो बहुत इजी होता है बिकॉज यू नो योर बिजनेस सो वेल और आपको होता है यार कन्विंस करने के लिए ये बताना बहुत जरूरी है, बट वो एक्चुअली सबसे बड़ी गलती होती है बिकॉज पीपल अगेन जस्ट लाइक आई सेड अटेंशन स्पैन नहीं है एंड प्रॉब्ली द पीपल यू रीचिंग आउट टू स्पेशली इन्वेस्टर्स दे डोंट हैव सो मच टाइम, दे आर गेटिंग सो मेनी emails, they're getting so many requests, so many messages on even LinkedIn. Idea is to always keep it short and to the point. Even if it's 2 paragraphs, what this is what we're doing, this is what we intend to do, here is what we need from you. Can we fix a call or can we send you more details or can we send you our deck or something like that, ताकि details बाद में आती है, पहला है कि उनको सिर्फ convince करना है, उनको एक starting point देना है करने के लिए. Fifth thing जो actually बहुत you know सिंपल या इंट्यूटिव होनी चाहिए कि यार ये तो करना ही है, बट लोग एक्चुअली मिस कर जाते हैं. मेक श्योर दैट दे नो योर डेजिग्नेशन एंड हाउ टू रीच यू. सो जब आप ईमेल साइन ऑफ करते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आपका नेम, ईमेल, फोन नंबर या कुछ ऐसा या जो आपका सिग्नेचर होता है वो कांस्टेंट रहे और वो हर ईमेल में रहे. पीपल शुड नॉट बी कंफ्यूज यार किसने की है, किसने भेजी है, और वो गलतियां होती है बिकॉज आई हैव ऑल्सो रिसीव सर्टेन ईमेल्स जिस पे डेजिग्नेशन ही नहीं होता, पता ही नहीं किसे 2 लाइन लिख के ना सब्जेक्ट है ना कुछ है और भेज दिया ईमेल. ठीक है, और उसी 6 पॉइंट भी डोंट मिस द सब्जेक्ट. शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड आल्सो. नो सब्जेक्ट के साथ ईमेल्स आ जाती हैं. सब्जेक्ट लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने जोमेटो वाली ईमेल में देखी, दैट इज व्हाट इज मेकिंग योर यूजर्स इंक्लाइंड टू एक्चुअली क्लिक एंड रीड द ईमेल आगे. और जब आप स्टेक होल्डर्स को भेज रहे हो, किसी इन्वेस्टर को भेज रहे हो, किसी वेंडर को भेज रहे हो, you have to make sure you're standing out in that inbox if it already has 50 emails. तो उसको करने के लिए सब्जेक्ट लाइन मिस कर दिया, अपना डेजिग्नेशन मिस कर दिया, तो आप एक्चुअली वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत इजीली मिस कर जाते हो. सो whenever you're sending an email, make sure ये बेसिक चेक्स भी साथ हो ना. ऑफ कोर्स योर लैंग्वेज एवरीथिंग आल्सो मेक्स अ डिफरेंस, बट ये तो बहुत बेसिक चीज है. अगर ये मिस कर गए तो एक एक्चुअली एक अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप मिस कर जाते हो. So this is an email. This is from my own experience. So I opened an internship and I gave everybody an assignment to do a content writing internship thi. And there were 2 girls out of the lot that applied, and one was Anamika jo upar hai jiska, and second is Anusha. And you see the impact that I would feel when I read these, right? So first just say subject line is just document from Anamika. I don't know I don't know who's applying, right? तो मुझे नहीं पता किसका document है, कौन है Anamika, I don't know. Subject line में कुछ नहीं लिखा, sorry body में कुछ नहीं लिखा, just the document is attached. So I don't know what she has done, क्या असाइनमेंट के लिए था. एंड आई हैड ओपन इंटर्नशिप्स पैरेलली, सो आई डिडंट नो कि ये कंटेंट वाली है कि किसके लिए. ठीक है ना. वर्सेस यहाँ पे अनुषा ने जैसे लिखा सबमिशन ऑफ इंटर्नशिप असाइनमेंट, she greeting के साथ लिखा है, I'm interested in this internship, I have worked on the content writing this during my graduation and I'm submitting both documents parallelly for review, right? So immediately my idea या my assessment of the second one is much better. मैं इसको जो entertain करूंगी या इसको जिस way में perceive करूंगी वो बहुत different है इससे, right? So ये भी एक बहुत बड़ा difference है. Don't be casual in your emails का ये मतलब नहीं है कि बस भेजने के लिए भेजना है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए भेजना है. एंड कैन बी फॉर द स्मॉलेस्ट थिंग, एज स्मॉल एज जस्ट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप. जिस वे में आप प्रेजेंट करते हो अपने आप को, ये वो होते हैं ना फर्स्ट इंटरेक्शन आपकी किसी के साथ. सो इफ दैट इज पुअर, यू मिस आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज लेटर. तो अपना फर्स्ट इम्पैक्ट अच्छा रखो, क्लीन रखो. इट्स नॉट अ लॉट ऑफ content that she had to write, but it was clear what she intended. उसने अपना बताया कि मैंने ये किया है, मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरी असाइनमेंट है, प्लीज रिव्यू करो. ठीक है. सो ये चीजें बेसिक चीजें नहीं मिस करना. इनफैक्ट यहाँ पे आप देख रहे हो मुझे, आई डोंट नो हाउ टू गेट बैक टू हर एट ऑल, राइट? देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग. Then so reaching out to investors में जो थोड़े और pointers that are additive to what I've just said. एक तो keep in mind the basis of structuring a pitch deck. I'm very sure आप सबको pitch deck के बारे में सब पता है. By now your mentors must have definitely gone into the details of the pitch deck. Please don't try to complicate it. What they are saying is in line with how investors perceive your deck. बहुत ज़्यादा content नहीं डालना, visual रखना है, bullets में break down करो, simple numbers रखो जो समझ आए, उससे पता लगे कि आप क्या इंटेंट है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्या सोल्यूशन है, क्या इम्पैक्ट हुआ है अभी तक. कीप दैट स्ट्रक्चर वेरी सिंपल एंड कीप इट टू व्हाट यू हैव बीन गाइडेड ऑन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. Pitch decks are meant to build excitement and anticipation. ये same what I've been saying so far. Overload information का नहीं करना. Idea is to just give them a sneak peek कि हम इस type का काम कर रहे हैं. Interest है तो they will definitely get back to you. Numbers are the most important aspect of your deck for sure. Again, no overwhelming numbers, but make sure जिस way में, जिस
फॉर्मेट में समझ आता है, उस फॉर्मेट में आप नंबर जरूर लिखें अपने. डोंट यूज jargons or words you cannot explain. This is very important again because कई बारी आप ऐसी चीजें लिखते हैं और अगर कल को मीटिंग होती है, इफ यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई और एक्सप्लेन इट, तो एक्चुअली वो इंप्रेशन जो अच्छा था वो एक्चुअली सारा खराब हो जाता है. ठीक है ना. एंड ये हमने कोविड के टाइम पे बहुत देखा, जब AI एंड ML बिल्कुल बड़े कीवर्ड्स बन गए थे एंड हर स्टार्टअप को यूज करने थे. देयर वर स्टार्टअप्स दैट केम टू अस जो AI/ML अपने प्रोडक्ट में यूज भी नहीं कर रहे थे, बट जस्ट बिकॉज इट वाज द बिग थिंग, जस्ट बिकॉज सारे यूज कर रहे थे तो उन्होंने भी लिख दिया. इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन the way you're using AI or ML or whatever thing in your product, तो आपका वो ही यूज करो. बहुत फैसिनेटिंग वर्ड्स या हाई लेवल वर्ड्स या बहुत फ्लावी लैंग्वेज कभी लिखने की जरूरत नहीं होती. योर प्रोडक्ट शुड स्पीक फॉर योरसेल्फ, योर सर्विस शुड स्पीक फॉर योरसेल्फ, और वो चीज हमेशा कन्वर्जन में भी हेल्प करेगी. इफ यू कैन नॉट जस्टिफाई कि आपने क्या लिखा है तो वहां पे प्रॉब्लम आती है. ठीक है. राइट अ गुड ईमेल, क्रिस्प इंट्रोडक्शन एंड रेफरेंस इफ एनी. तो ऑफ कोर्स अगर रेफरेंसेस होते हैं, जस्ट वही सोशल प्रूफ वाला ही सिमिलर टाइप ऑफ माइंडसेट है. अगर किसी ने आपको रेफर कर, इफ यू कैन फाइंड समबडी टू रेफर यू, दैट्स सो एंड so give me your email ID and that's why I got in touch with you. That's wonderful. It gives you some authority and some validity. वो बहुत helpful होता है. But even if not, make sure your introduction is crisp. अपना जो भी email लिख रहे हो उसमें context देना बहुत जरूरी है, किस लिए लिख रहे हो. ठीक है ना. और वही आपके सब्जेक्ट लाइन में भी आना चाहिए और वही आपके इंट्रोडक्शन ईमेल पे भी आना चाहिए. ठीक है. Similarly with follow-ups is not just writing ki, hey, just wanted to check on my previous email. That's not a follow-up. Make sure you are giving the proper greeting. Hello, I believe you must have been busy. Just wanted to follow up on my previous email. This is what I wrote. Please let me know a good time to call back. ठीक है. और follow-ups को बहुत frequent नहीं करना. That's the other mistake that I see. ये नहीं कि हर दिन 3 दिन लगातार एंड माई लास्टली आई जस्ट कंक्लूड. तो हमारे पास टूल्स तो बहुत है. ठीक है. कंटेंट राइटिंग को हेल्प करने के लिए ChatGPT इज वन. आई एम श्योर सबने यूज कर लिया है बाय नाउ. बट देयर इज जो मुझे प्रॉब्लम दिखती है, हम भी बहुत ChatGPT यूज करते हैं, स्पेशली जो उनका 4.2 आया है. सो इट्स वेरी हेल्पफुल इन मेनी वेज. बट there are 4 things that I definitely feel कि आप सबको याद रखना चाहिए while using ChatGPT. One is give proper context, tones, goals. ठीक है ना. जब आप ChatGPT में prompt feed करते हैं, prompt को please casual मत रखना. अगर बहुत basic prompt दोगे तो बहुत basic result आएगा जो आपके brand के tone को शायद match भी ना करे. Right? So if you can give an example to GPT, it helps. वो उस टाइप का टोन अज्यूम कर लेता है. कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो आप किस लिए लिख रहे हो. आप ईमेल लिखना चाह रहे हो कि आप ब्लॉग लिखना चाह रहे हो कि आप सपोज आप बोलोगे मेरे को एड कॉपी लिखनी है, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा है उसको कि आई नीड टू ड्राइव अ सर्टेन सेल और आई नीड टू ड्राइव ब्रांड अवेयरनेस थ्रू दीज एड्स. सो यू हैव टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब आप अपना प्रॉम्प्ट डालते हो. तो ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली होती है. सेकेंड इज मिक्स एंड मैच. ChatGPT जो आउटपुट्स देता है, द बेस्ट थिंग यू डू इज मिक्स एंड मैच देम. क्योंकि कई बारी कुछ जब वो सपोज एड कॉपी दे रहा है, उसने हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन दी आपको, किसी की हेडलाइन बहुत बेटर होगी लेकिन किसी का डिस्क्रिप्शन उससे बेटर मैच करेगा. सो डू योर मिक्स एंड मैचिंग. मेक श्योर कि जो आउटपुट आ रहा है, इवन ब्लॉग्स में कुछ पैराग्राफ ट्वीक करना पड़ेगा. कहीं कोई सपोज हम 2 लिखवाएं, मिक्स एंड मैच करके देखो कि ये कंटेंट, ये लाइन बेटर थी या दिस वाज अ बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट. सो मेक श्योर यू डूइंग योर मिक्स एंड मैच. ये नहीं कि पहले आउटपुट पे ही एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा नहीं करना. थर्डली, डू योर होमवर्क फर्स्ट. ChatGPT पे आज भी 100 या आप कोई भी अगर जेमिनी कुछ भी यूज कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, आप अभी भी इन टेक्नोलॉजीज पे ब्लाइंडली फेथ नहीं रख सकते, सिंपली बिकॉज दे आर प्रोन टू मेकिंग अप थिंग्स. Even if you ask them कि लिंक्स बता दो, I've actually done this before. So in fact probably last week only मैं एक आर्टिकल लिख रही थी and asked it to structure it better. और मैंने कहा कि अगर कोई और रिसर्च रिपोर्ट्स है जो से रिलेट करती है, जिसमें कुछ नंबर्स हैं या फिगर्स है जो मैं यूज कर सकती हूँ, तो मैंने ChatGPT फीड किया कि मुझे वो भी दे देना. And out of the 5 links, 2 were non-existent links. So उस पे कुछ डेटा नहीं था. In fact, it went to a URL that wasn't working. तो ये चीजें भी होती है. That's why before you copy paste and just put everything, make sure you're doing your homework first. It can scroll the net. अब वो सारी facilities उसके अंदर है, पर उसमें तब भी gaps आ जाते हैं अपने content में.
तो अपना होमवर्क और अपना प्रूफ रीडिंग उसके बाद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके ब्रांड पे ही इम्पैक्ट आता है इसका, ठीक है। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, बहुत चीजें होती है जो ट्वीक करनी होती हैं। इनफैक्ट ऑल्दो ChatGPT ने हमारी लाइफ बहुत सिंपल कर दी है, बट अब जो उल्टी साइड पे टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल गूगल एड्स भी बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, दे आर एबल टू मेक आउट पैटर्न्स दैट the ad copies or the ad content that you're generating is generated by GPT and not written by a human. In fact, the other tool, or even anti-plagiarism checks सब यही करते हैं, they are able to figure out patterns done by these AI tools. So it is not perfect. Please choose your battles और बहुत wisely करो. In fact, the best thing you can do, these tools are very easy to streamline your work, but I still think it needs a human level check. हम जब अपने blogs या कुछ भी लिखते भी हैं, my editors always go over it. They are always making certain tweaks, because ChatGPT कितना भी अच्छा हो, it is not able to जो human factor है उसमें missing है, और वो शायद बहुत देर तक रहेगा till we really reach that position and reach that stage. So it is not always going to be able to understand your brand tone, कि आप क्या convey करना चाह रहे हो. कई बारी जो आपका goal होता है वो बहुत you know it very well, पर वो एक्सप्लेन करने में या राइट करने में या प्रॉम्प्ट लिखने में वो चीज कई बार एक्सप्लेन नहीं होती है. सो इट समटाइम गेट लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग आल्सो कि यार कोशिश हम बार बार प्रॉम्प्ट दे रहे हैं पर आ नहीं रहा, बट दैट हैपेंस. दैट्स व्हाई दैट चेक इज इंपॉर्टेंट. यू शुड नो दैट टेक्नोलॉजीज आर नॉट परफेक्ट, गलतियां होती हैं उसमें भी, तो अपना चेक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ब्रांड पे असर नहीं होना चाहिए, ब्रांड पे कोई बुरा नेगेटिव impression नहीं आना चाहिए इसका, ठीक है. There are two more tools for writing that I personally use a lot. एक है Grammarly. Grammarly is very 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 good for your basic grammar checks. जो मैंने बोला, consistency, commas, full stops, etc etc. ये बहुत easily free version में आपको दिख जाएंगे. In fact उसका extension है, तो Chrome पे extension download कर लो. Emails पे भी help हो जाते हैं, हर जगह help हो जाती है. In fact अब तो emails के अंदर inbuilt भी Google helps a lot. So that is there. Word पे भी वो check कर देता है. So Grammarly is great. If you guys can afford the free version or get the paid version, I think that's also an excellent decision, because it really gives you some nice detailed insights. In fact क्योंकि I work a lot with book publishing also, जो हमारे editors books पे काम करते हैं, they get a lot of help from Grammarly. In fact अब वो AI का उसमें भी इतना बड़ा component आ गया कि the insights are genuinely brilliant. It really helps us improve our writing. So that's another that I think is really good. Same with the Hemingway app. We basically readability improve करने के लिए करता है. So this is more from the reader perspective कि what you could do to simplify, break down the text. इसको active नहीं passive voice में, या passive नहीं active voice में लिखना है, जो भी जिस टाइप के छोटे छोटे सजेशन होते हैं वो Hemingway ऐप देता है. It's a web app. You can just use it and just copy paste your text over there, right? So this is primarily what I had to discuss as far as content writing is concerned, and I hope you guys could learn something. Baki I'm open to any questions या जो आपके पास feedback होगा, I can definitely take it on. Thank you very much, ma'am. Let's see, how did we find the session? Everyone who's enjoyed the session, can you please switch on your camera and let's clap for ma'am. Thank you. Thank you so much. Ma'am, during your sessions, I was thinking that I also follow a lot of content. I'm very fond of content. And अभी recently Zomato ने क्योंकि दोपहर को बहुत धूप होती है और उन्होंने एक content रिलीज करा था कि आप लोग धूप में अवॉइड करिए कुछ ऑर्डर करना जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो. And that really struck with me, जबकि उनको इतनी negative publicity मिली, but it struck with me that they are thinking so much about their own team. तो उनके लिए तो वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है, but it was such a good gesture कि इतने सारे लोग उनके फैन भी हुए उसके बाद. Absolutely, absolutely. 100%. And there's also a way to take your negative feedback also in a positive way. In fact, मैंने एक और उसका देखा था, there was a new coffee company जिन्होंने launch किया था अपना brand, and शुरू में उनका feedback actually बहुत negative था. So everybody saying यार अच्छी coffee नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, and they use that negative feedback in their ads to drive sales and say कि no, this is what you have taken as feedback, this is how we've improved, and now you give it a shot. And that's how people build trust, क्योंकि उनको लगता है company is working for us, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी टीम के बारे में देख रहे हैं, तो वो चीजें डेफिनेटली बहुत रिलेटेबल होती है. एंड वही मैं बोलती हूँ, इट्स अ मैटर ऑफ इवोकिंग सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग. अपने कंटेंट से
कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल। And जो impact Like होगा ma'am, वो- recently I went on the website of I think Nathart, and I was going through the products, and I saw honey in all the products. So I said, I'm allergic to honey. Immediately the team reached out to me, and their wording was so nice. Nice, कि सिर्फ उनके साथ बात करके मुझे इतना अच्छा लगा that I ended up ordering so much of stuff. Absolutely. So This is exactly I hope the example. Yeah, sorry to cut you. And I think we are getting few things in the chat box. Ankit is saying, ma'am, can you share the presentation in our group? Yeah, of course. Okay. Of course. I'll give this to you. Himanshu. Hanji, ma'am, please. Himanshu has raised his hand. Himanshu, if you have a question, please ask. Hello. Yeah, Himanshu. Hanji, beta. Hello, ma'am. Thank you for the amazing session. I have few questions. So, in the email marketing, as you said, we can keep the tone very funny and catchy, like the 1,000 rupee example that you had given. Sometimes what happens is that when you open such kind of emails, I mean, it happens with me. I don't know about many people, other people, but you open such emails and then you feel, oh, that was a trap. Maybe the user feel betrayed, and even if you try to tweak the value, I mean, okay, even if we betrayed you, there is a value for you. Go ahead. But then me as a user who already felt betrayed at the very start of the conversation or the engagement, do you think it's for somebody who's into maybe skilling and education sector or seamless sort of very formalized? Yeah, so that's why I said that it depends a lot on the brand that you are. Everything depends on the brand communication and the essence of the brand that you're communicating. So if I'm receiving that sort of a notification from Zomato or that sort of an email from Zomato, I'm expecting it to be lighthearted simply because that's the way they have built their brand. Versus if you have, say, an upskilling or an educational startup, I will not be expecting this from you. So the way you tweak it, the way you balance it is where it lies. So everything happens because of the brand tone. तभी मैंने बोला था शुरू में वो define करना बहुत जरूरी है कि आपके brand का tone क्या है. So it's not that you have to do the same kind of gimmicks that somebody else is doing. Copy pasting is not the idea over here. The idea is to mold the tone and make it smart enough so that your users get what they want. They will be expecting certain kind of communication from you, certain kind of tone, some kind of value from you, and if they get it, they'll be happy. Then that betrayal factor will not come in. Of course, if a startup which is educational is cannot be sending such an email because this is what Zomato will send and I'll expect this from Zomato. That will be fun. It will be something that will just incline me to give a quick or maybe even just laugh. That can be the only goal. So it depends completely on the brand tone. So that's why don't just replicate what has worked for others. Make sure you are aligning it to your goals and then making that kind of an email over there. But the idea is still, the subject line still needs to be catchy in whatever way. It doesn't always need to be funny. It can be something that is even direct, but the way you present it, the way you write it, what you put. So for example, बहुत सिंपल मैं चीज बोलूं, जब आप सेल की बात करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट लाइन इतना बड़ा है और सेल का जो परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल अप टू 50%, अगर वो एंड में आ रहा है तो बंदा वो सब्जेक्ट लाइन में पढ़ ही नहीं पा रहा है. Versus you writing up to 50% off on XYZ is making me feel that I know what is coming, hence I will click and see what products are on sale, right? So all of these small things matter and depends on the tone of voice that you have for your brand. Okay, thank you, ma'am. Acha, I have also questions regarding ChatGPT. I think today in today's scene, everyone is using ChatGPT to generate the content for themselves. Correct. And I mean, sometimes I feel like it creates huge content. I mean, you give it a prompt, it will create a huge content for you. But at the same time, we know that it is AI generated. For somebody who has given the similar sort of prompt to the GPT, it will create similar set of. I think it is just a copy paste. I mean, it will generate similar content. So in that case, I mean, where does this human factor, or how do we keep it more genuine? Like, we can use the GPT, but at the same time we can keep it more genuine, humanized. I know about few apps that can convert the AI content into humanized content, but then again, if you use such content on social media like Facebook and other different mediums like LinkedIn, most of the people are very ready to catch you up. Okay, ye to AI generated hai, what are you doing, right? So I mean, how to deal with such a situation? And कंटेंट क्रिएशन स्टार्टअप के लिए हमेशा से एक इशू रहा है. तो आई मीन, उसको किस तरह से चैट जीपीटी के यूज करते हुए ही हम उसको बेटर कर सकते हैं?
So just like I said, देखो same we are facing this day in day out because GPT use करना it's not a compulsion, it's definitely helped us a lot. तो in terms of ideas तो जब हम उनको so हम we make sure कि हमारे prompt बहुत ज़्यादा clear हो जो हम GPT में लिखते हैं. So the structure sometimes it gives you is excellent, some kind of ideas, some kind of word plays, you know, कभी हमें कुछ होता है alliteration कर लें, कुछ fun सा निकल, जैसे वो लक्ष्य सेन वाला for example था, that kind of an idea can also be given by chat GPT. But you're absolutely right that वो humanized content कई बारी नहीं होता, and that's why I said that having a layer of human eye or human proofreading over it is essential. वहाँ पे क्योंकि कई चीजें वो आपका चाहे इमोशन है या जो आप कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो या जो आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो वो एक्सप्लेन करना भी बहुत इजी नहीं होता. समटाइम्स नॉट कि चैट जीपीटी की गलती है, समटाइम्स आल्सो कि हम वो प्रॉम्प्ट में कभी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते. सो इंस्टेड ऑफ आई थिंक गोइंग वाया अनदर सेट ऑफ एप्स बिकॉज इट्स अ फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस आल्सो समटाइम्स, उस पर भी टाइम लगता है कि अब जीपीटी में डाला, फिर किसी और ऐप में डाला, फिर किसी और में ट्राई किया. आइडिया इज की take the crux of what GPT is saying. There'll always be sentences, words, paragraphs where you feel यार थोड़ा सा tweak करके it'll be more my style, it'll be more what I'm trying to say. क्योंकि GPT में अलग जो चीज जहाँ पे actually मुझे ज्यादा फ्लॉज दिखते हैं, एक तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है, द वे इट पुट्स इमोजीज एंड द वे इट सम काइंड ऑफ फ्रेजेस दैट इट यूज, वो ना कई बार बहुत एग्जैजरेट करके लिखता है, राइट. सो एवरीथिंग इज एक्सट्रावेगेंट, एवरीथिंग इज ओवर द टॉप. उसको टोन डाउन करना बहुत जरूरी होता है. दैट्स एक्चुअली द फर्स्ट कैच दैट आई सी व्हेन आई एम रीडिंग कंटेंट. अगर मुझे फ्लारी लैंग्वेज दिखती है तो मुझे पता है ये जीपीटी से उठाया और किसी ने पढ़ा नहीं है उसको उसके आगे, राइट. सो मेक श्योर यू टोनिंग इट डाउन टू अलाइन अगेन द वो ह्यूमन टच ह्यूमन से ही आएगा अभी फॉर नाउ. आई डोंट थिंक एप्स आर दैट इन्वॉल्व टुडे कि वो इतना बदल के चेंज कर पाए. If there's content that you have written, हम दोनों साइड यूज करते हैं. तो one is कि GPT generate करता है and our editors proofread and they make sure it's aligning with the brand goals. The other side is that you write and you just ask GPT to enhance it. That's also a very good tool. So I may have written some copies. For example, मैंने 10 ad copy लिख दी और मैंने उसको बोला कि can you help me change a few words and just improve the impact of this copy? That helps because then it's mostly written by me. The intent is there. वो थोड़े words या थोड़े suggestions और देता है कि you know this word can come here और इस word की जगह ये कर लो, इसको paraphrase कर दो या इसको छोटा कर दो थोड़ा सा. Those suggestions help us a lot, right? So अभी for now that balance has to be there कि कुछ GPT से आ रहा है, कुछ आप अपना दिमाग लगाना जरूरी है उसके अंदर, क्योंकि जो human emotive factor है वो GPT नहीं ला पाएगा और the way it communicates is not going to come across that way, you know. So even telling GPT that this is the kind of tone I want, even if I say ना, even if I give it a prompt, you know, balanced tone रखना है, ज़्यादा fun भी नहीं करना लेकिन ज़्यादा serious भी नहीं रखना, उसको वो अभी चीज़ 100% समझ नहीं आती. लेकिन जब मैं लिखती हूँ, अगर मैं खुद से वो कॉपी लिखूँ तो मुझे समझ आ रहा है वो tone. That's my inherent thing because I know the brand very well and I, as a human I'm able to understand what works better for another human who's reading the content. So I think it's important rather to maintain that balance for now. अपना ह्यूमन टच अभी के लिए अपने पास रखो, चाहे आप जीपीटी जनरेट करके उसको थोड़ा सा प्रूफ रीड करो या अपना लिख रहे हो और जीपीटी से उसको एनहांस करा रहे हो. बोथ वेज आर गुड, बट जीपीटी इज गुड टू गिव यू कॉन्सेप्ट्स, इट्स गुड टू गिव यू आइडियाज, इट विल रियली समटाइम्स हेल्प यू, यू नो, गेट अ सेंस कि यार किसी, अगर मैं उसको किसी कैंपिंग का भी एग्जांपल दे दूं कि इसने ऐसा कैंप किया, मेरे ब्रांड के लिए क्या डिराइव हो सकते हैं, कई बार आइडियाज अच्छे निकल आते हैं, बट उसके बाद उसको इवॉल्व आपको खुद ही करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, टीम के साथ बैठना पड़ेगा. वो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, एटलीस्ट फॉर नाउ. आई कैन डेफिनेटली से कि अभी एप्स आर नॉट दैट इवॉल्व्ड कि वो 100% आउटपुट आपको कभी देंगे. Alright, thank you so much. No problem. Anybody else? Any other questions over here? Anyone else would like to ask something? Okay, I think that is it, ma'am. If you have any questions, please reach out. Yeah, should I drop my email? I'll drop my email in the chat box. Yes, ma'am, please. And whenever possible, ma'am, please share your presentation also. Yeah, absolutely. So that we can distribute it. Thank you so much. I request. So my email is there in the chat box. Kuch bhi, anybody needs any help, any sort of anything that I can do, please let me know. Please reach out, just drop me an email. But make sure the email is good. That's a good test. Okay. Thank you very much, ma'am, for the time. We really appreciate. Once again, before we end, I would request everyone to kindly switch on their cameras so that we can clap for ma'am and thank her for all her time
Thank you, Balraj sir. Everyone else, thank you, Vishesh. Thank you, Pankaj. Great. Thank you, Tanushri ma'am. I know you're not well and still you're joining us. Thank you, ma'am. Thank you, lovely. I also have Tamanna and Roshni with me who are attending the session. So please, I request them also to come and join. Thank you, Ankit. Okay, so let's just clap once for ma'am now. Thank you so much. Such a pleasure always Thank you, to Happy. be with you guys. Thank you, ma'am. And so tomorrow we have a session on graphic designing with Canva. Ankit Miran, who's a senior designer at AppWorks, will be leading the session. बच्चों आपने वेबसाइट बनाना सीखा, आपने कंटेंट क्रिएशन सीखा और अब आप सीखोगे ग्राफिक डिजाइनिंग. So I look forward to seeing you all tomorrow same time. Thank you, everyone. Bye bye. Sorry, the session is on Monday. I'm really sorry. In my head, the week is still going on. So my apologies, my bad. Session Monday ko hoga. Okay. Thank you. Okay, see you. Bye bye. See you.